आश्चर्यचकित, कार्मेन वास्तव में हैरान थी जब जू फेंग एक पादरी वर्ग था। उसके पहले के रवैये और व्यवहार को देखते हुए उसे पूरा यकीन था कि वह डीपीएस क्लास का छात्र है। क्या आप चिकित्सकों के प्रति कोई भेदभाव रखते हैं? जू फेंग ने भौहें उठाकर पूछा। अरे, नहीं, मुझे नहीं लगता, कार्मेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और आरोप से इनकार किया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम पादरी बनोगे। उसके उन्मत्त भाव को देखकर जू फेंग ने सिर हिलाकर बात को टाल दिया। जब कार्मेन जैसी शख्सियत भी क्लरिक के बारे में ऐसी राय रखती है, तो यह उसके लिए वाकई एक बेहतरीन स्थिति थी। जितना अधिक लोग उसे कम आंकते थे, उतना ही अधिक उसके लिए उन्हें आश्चर्यचकित करके नीचे गिराना बेहतर होता था। वे पूरी तरह से गलत होंगे यदि वे सोचते हैं कि क्लरिक अभी भी उसी प्रकार का उपचारक है जो केवल बॉट को ठीक कर सकता है या बैकलाइन में बफर कर सकता है। जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया। कुछ ही देर बाद तीनों रिवरवुड टाउन के पूर्वी हिस्से से निकलकर घने हरे भरे जंगल में चले गए। यह जंगल दूसरी ओर के जंगल से अलग नहीं था, क्योंकि यह जंगल एक गोलाकार संरचना थी जो रिवरवुड टाउन को घेरे हुए थी। हालांकि जंगल से गुजरने से ही फर्क पड़ा। पूर्वी दिशा में स्थित रास्ता खतरे वाले क्षेत्र की ओर जाने वाला सबसे तेज रास्ता था, जहां केवल 15वीं और उससे ऊपर के स्तर के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। आखिरकार ऐसे क्षेत्र में रहने वाले राक्षस 15 से 30 के बीच के स्तर के थे। यदि कोई निम्न स्तर का खिलाड़ी गलती से यहां आ गया, तो यह चमत्कार होगा यदि वह राक्षस के 3 प्रहारों से भी बच जाए। मैं फिर कहूंगा, लेकिन जब हम इस जंगल से गुजरेंगे तो आगे से मेरे पास ही रहना। जेफ एक पल के लिए रुका, उनकी तरफ मुड़ा और सख्त लहजे में चेतावनी दी। उसके सतर्क भाव से साफ जाहिर था कि खतरे वाले इलाके में उसे भी सावधान रहने की जरूरत है। बेशक वह उनका सामना करने से नहीं डरते थे, लेकिन अपने मुवक्किल की सुरक्षा करने की वजह से कठिनाई और भी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त वह महसूस कर सकता था कि जू फेंग काफी निम्न स्तर का था, लेकिन यह उसकी स्थिति थी जिसने उसे सबसे अधिक चिंतित किया। अगर कोई रईस उसकी मौजूदगी में मर जाता, तो उसके बचाव और बहाने चाहे जो भी हों, उस पर बहुत मुसीबत आ सकती थी। जेफ चाहे जितना भी जू फेंग को बर्खास्त करना चाहता था, यह बिल्कुल साफ था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। पूरे रास्ते में कार्मेन और जू फेंग के बीच जो बातचीत चल रही थी, उससे यह स्पष्ट था कि तीसरा व्यक्ति वही था। निश्चिंत रहो, जेफ। मैं अभी पीछे से तुम्हारा साथ दूंगा। अभी, जू फेंग ने अचानक कहा, और बिना किसी घोषणा के उसने जेफ पर आशीर्वाद दिया। जैसे ही सुनहरी रोशनी जेफ पर छाई, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सतर्क होकर उसने अपना कुल्हाड़ी निकाला और एक खास दिशा में घुमाया। मैदान पर एक जोरदार आवाज गूंजी और एक राक्षस, जो कहीं से प्रकट हुआ, दिखाई दिया। स्तब्ध, कार्मेन को जंगल में घुसते ही इतनी जल्दी घात लगाए हमले की उम्मीद नहीं थी। और भी हैरानी की बात यह थी कि जू फेंग को जेफ से भी पहले राक्षस की मौजूदगी का आभास हो गया था। वह वास्तव में एक विशेषज्ञ है। उसने शू फेंग पर एक नज़र डाली, जो वर्तमान में राक्षस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। राक्षस कुछ हद तक भयानक था, और यदि उसे उसका वर्णन करना होता तो वह खरगोश और कछुए के संयोजन जैसा होता। राक्षस की पीठ पर एक मजबूत कवच था, लेकिन उसका चेहरा 2 बड़े कानों वाले खरगोश जैसा था। हालांकि उसका आकार एक सूअर के बराबर था। हालांकि सबसे विशिष्ट विशेषता 2 बड़े दांत थे जो जेफ की युद्ध कुल्हाड़ी से टकराने में सक्षम थे। यह कैसा राक्षस है? कार्मेन ने घबराकर पूछा। एड्स बाय पप फ्यूचर। पप फ्यूचर एड्स। यह एक रबल है, जू फेंग ने जवाब दिया। इसकी मजबूत रक्षात्मक कवच और तेज चपलता के कारण इससे निपटना मुश्किल है। तो क्या जेफ ठीक हो जाएगा? हाँ, यह मत सोचिए कि यह प्रभावशाली है कि रबल जेफ की युद्ध कुल्हाड़ी से अपनी जमीन पर टिके रहने में सक्षम था। अब रबल को संघर्ष करते हुए देखिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जेफ ने सहज ही अपना पैर उठाकर रबल की छाती पर एक लात मारी। जवाब में रबल अपने मजबूत खोल में छिप गया और वार सहते हुए उड़ गया। उसे लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच जेफ ने अपने होठों को मोड़ लिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। जैसे ही उसने हल्के से जमीन पर लात मारी, वह उड़ते हुए गोले का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। उनके बीच की दूरी को तुरंत कम करते हुए जेफ की गतिविधि से अनभिज्ञ
रबरले ने अपना सिर खोल से बाहर निकाला, यह सोचते हुए कि तट साफ है। हालांकि जैसे ही यह सामने आया, इसकी ओर एक भयंकर युद्ध कुल्हाड़ी का प्रहार होने लगा। जेफ द्वारा रबरले पर घातक प्रहार करने के बाद कार्मेन हांफने लगी और उसने बेहोशी में अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि मैदान में खून बिखर गया। जहां तक जू फेंग की बात है, वह अपेक्षित परिणाम से बेपरवाह रहा। अगर जेफ सचमुच एक अनुभवहीन, बिना किसी हुनर वाला भाड़े का सिपाही होता, तो वह उसे कार्मेन के लिए काम पर नहीं रखता। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कार्मेन। अगर वहां ढेर सारे रेबल्स भी हों, तो भी जेफ को उन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जू फेंग ने चिढ़ाते हुए कार्मेन से आंखें खोलने का आग्रह किया। पहले दिखाए गए अपने रूखे व्यवहार के बावजूद, उसने अपनी हथेली पर कई कठोर निशान देखे थे, जो साबित करते थे कि उसने बहुत लड़ाई लड़ी थी। यह एक ऐसा निशान था जिसे कोई भी नकली नहीं बना सकता था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि रबरले तो सिर्फ लेवल 7 का राक्षस था। जेफ के लेवल के मुकाबले यह सोचना भी हास्यास्पद था कि रबरले जेफ के लिए कोई खतरा बन सकता है। अफसोस, जू फेंग ने कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया। जेफ द्वारा रबुर्ले के मारे जाने के कुछ ही समय बाद झाड़ियों से रबुर्ले का एक बड़ा समूह निकला। उनकी आंखें लाल थीं और वे जेफ पर भयंकर रूप से गुर्रा रहे थे। ओह! क्या तुम्हें यकीन है कि जेफ ठीक हो जाएगा? कार्मेन ने जू फेंग की ओर मुड़कर घबराए हुए स्वर में पूछा। अपना चश्मा ठीक करते हुए जू फेंग ने सिर हिलाया। सब ठीक होना चाहिए। अगर नहीं, तो हम भागकर कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। जू फेंग की प्रतिक्रिया सुनकर कार्मेन पूरी तरह से अवाक रह गई। फिर भी वह जानती थी कि वह मजाक कर रहा था, क्योंकि जू फेंग जेफ को पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा था, जिससे उसका बोझ हल्का हो गया था। वह भले ही अकुशल हो, लेकिन जिस टीम के साथ उसने पार्टी की थी, उसे उसने इतनी अच्छी तरह देखा था कि उसे पता चल गया था कि एक समन्वित टीम कैसी होनी चाहिए। उस समय जब कई रबुल्स अचानक झाड़ी से बाहर निकले, उसने जू फेंग को बिना किसी हिचकिचाहट के जेफ को और भी अधिक चमकाते हुए देखा था। केवल उन कार्यों के आधार पर ही उसे यह सिद्ध हो गया कि जब स्थिति गंभीर और विकट थी, तो जू फेंग किस प्रकार का व्यक्ति था। वह सचमुच अनोखा है, कार्मेन ने मन ही मन कहा। कुछ समय बाद जेफ ने युद्ध का नारा लगाया तथा रबुल्स के सभी आक्रामकों को केवल अपने ऊपर केंद्रित कर लिया। जैसी कि जेफ से उम्मीद थी, जू फेंग ने टिप्पणी की। उन्हें इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि एक अनुभवी भाड़े के सैनिक के रूप में जेफ को पता था कि क्या करना है। कार्मेन, अपने कमजोर एलिमेंटलिस्ट को बुलाने की कोशिश करो ताकि जेफ पर आने वाले दबाव को कम किया जा सके। वह उसकी ओर मुड़ा और सुझाव दिया। ओह, ठीक है, कार्मेन ने अपने कमतर एलिमेंटलिस्ट को बुलाते हुए कहा। इसके बाद उसने उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर दिया, लेकिन एलिमेंटलिस्ट आंदोलन एक छोटे बच्चे के अपने 2 पैरों पर चलने की कोशिश करने से भी बदतर था। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। वह इधर उधर डगमगा रहा था और कभी कभी किसी पेड़ से टकरा रहा था। फिर यह देखकर कि उसका नियंत्रण अधिकांश शौकिया खिलाड़ियों से भी बदतर था, उसे समझ आने लगा कि उसकी सुंदरता भी उसे उस टीम में बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसमें वह शामिल हुई थी। एलिमेंटलिस्ट को कार की तरह नियंत्रित करने के बारे में सोचो, जू फेंग ने तुरंत सलाह दी। आपका एलिमेंटलिस्ट ड्राइविंग व्हील है और आपका मैना मैनिपुलेशन त्वरण और ब्रेक है। जहां तक आपकी एकाग्रता का सवाल है, कल्पना कीजिए कि यह पीआरएनडीएल का शिफ्टर है। अफसोस, जब कार्मेन ने उसकी कार वाली उपमा सुनी तो उसे और भी चक्कर आने लगा। पीआरएनडीएल? यह क्या है? उसने पूछा। जू फेंग को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। आज के ज़माने में भला कौन मैनुअल कार चलाएगा? हर कोई जगह जगह गाड़ी चलाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा था, और वह भी इससे अलग नहीं था। हालांकि उन्होंने मैनुअल कार चलाना सीखा, क्योंकि सुपरकार चलाने में उन्हें एक अच्छा एहसास होता था। लो, मेरी हरकत की नकल करने की कोशिश करो। जू फेंग ने इसके बजाय एक व्यावहारिक उदाहरण दिखाने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी अंगुलियों में एक हल्की सी चमक छा गई। जैसे ही उसने पवित्र अग्नि को बुलाया, एक राजसी ज्वाला जो अपने आप में जीवंत होकर नाचती और घूमती थी। शू फेंग के सटीक और जानबूझकर किए गए इशारों का अनुसरण करते हुए पवित्र अग्नि तरल अनुग्रह के साथ आगे बढ़ी। नियंत्रण बहुत सहज है। कार्मेन मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी, क्योंकि पवित्र अग्नि आसानी से रबुल्स के बीच से निकल गई। इस बीच जेफ, जो कई रबुल्स का सामना करने में व्यस्त था,
क्रोधित हो गया। वह यहां अपनी जान जोखिम में डालकर आया था, लेकिन जूफेंग इस स्थिति को किसी प्रशिक्षण शिविर की तरह ले रहा था। अगर तुम कुलीन नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे उस सुंदर चेहरे को कुचल देता, जेफ ने अनिच्छा से चुपचाप शाप दिया, लड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित किया और जूफेंग के आचरण को अनदेखा कर दिया। कुछ मिनट बाद जूफेंग ने पवित्र अग्नि को रद्द कर दिया और धीरे से मुस्कुराया, क्या अब तुम समझ गए? हाँ, मैं समझ सकती हूं कि तुमने क्या किया। कार्मेन ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और समझ में सिर हिलाया। ठीक है, देखते हैं, आप फिर से कोशिश करते हैं। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ गहरी सांसें लेने लगी। तुम यह कर सकती हो, कार्मेन, उसने खुद को याद दिलाया। 16 वर्षीय नताली बिडेन के बारे में 5 रोचक तथ्य। उन अभिनेताओं के बारे में पढ़े जिन्होंने पूरी तरह से अलग करियर अपनाया। टाइटनोबोआ और एनाकोंडा से जुड़े रोचक तथ्य पढ़े। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी एकाग्रता एक नए शिखर पर पहुंच गई, क्योंकि उसने अपने एलिमेंटलिस्ट को बुलाया, जिसने इस बार अधिक सटीकता के साथ जवाब दिया। अग्नि प्रकार के एलिमेंटलिस्ट को नियंत्रित करते हुए उसने उसे एक आग का गोला बनाने के लिए नियंत्रित किया और उसे रबुल्स में से एक की ओर फेंका, जिससे वह सीधा उस पर जा लगा और लड़खड़ा गया। अच्छा शॉट, जेफ ने चिल्लाते हुए लड़खड़ाते हुए रबल्ले पर घातक प्रहार करने का अवसर लिया। बुरा नहीं, कार्मेन। अब 2 एलिमेंटलिस्ट्स को नियंत्रित करने की कोशिश करो, जू फेंग ने उसके हाथ जोड़े और सुझाव दिया। ऊपर से तो वह शांत और स्थिर लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह कार्मेन की तेज सीख देखकर दंग रह गया। सिर्फ एक प्रदर्शन से ही वह पूरी बात समझ गई और उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर प्रदर्शन किया। सच कहें तो वह बस यही चाहता था कि वह एलिमेंटलिस्ट को नियंत्रित करे ताकि रेबल्स के लिए एक नया ध्यान भटक जाए और उनका ध्यान बंट जाए। बदले में जेफ को एलिमेंटलिस्ट की ओर आकर्षित लोगों को मारने का मौका मिल जाएगा। हालांकि उसकी उम्मीदें तब बेरहमी से चकनाचूर हो गईं जब न केवल कार्मेन ने एलिमेंटलिस्ट को पहले से बेहतर तरीके से नियंत्रित किया, बल्कि वह जेफ की सहायता के लिए उस पर एक जादू करने में भी सक्षम हो गई। मैं भूल गया था कि वह EXP पॉइंट के कारण लेवल 6 पर पहुंच गई थी, जू फेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इस पहलू पर उनसे गलती हुई थी। एलिमेंटल कमांड एक ऐसा कौशल जो खिलाड़ी के स्तर 5 पर पहुंचने पर अनलॉक के लिए उपलब्ध था। इस कौशल से समनकर्ता को बुलाए गए तत्व पर सटीक नियंत्रण रखने की अनुमति मिलती थी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से मंत्रों का प्रयोग कर सकते थे। इसके अतिरिक्त इसके प्रभाव से समनकर्ता की उन्हें प्रभावी रूप से नियंत्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती थी, जिससे उन्हें सहायक और आक्रामक मंत्रों का प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त होती थी। कौशल के विवरण और प्रभाव के बावजूद यह कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। डिवाइन वर्ल्ड ऐसा खेल नहीं था जहां अगर आपने कोई कौशल अनलॉक कर लिया तो आप उसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बजाय किसी को वास्तव में कौशल सीखने और उसे निखारने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए उचित समय लेने की आवश्यकता थी। इस प्रकार पहले कार्मेन जो एलिमेंटल कमांड से अनभिज्ञ थी, उसने जिस एलिमेंटलिस्ट को बुलाया था उसे नियंत्रित करने में बुरी तरह असफल रही। फिर भी शू फेंग के मार्गदर्शन और उसकी तीव्र सीखने की क्षमता के कारण वह आवश्यक चरणों की नकल करने और उन्हें पूरा करने में सक्षम थी। बेशक शू फेंग का शुरू से यही इरादा था, लेकिन वह भूल गया कि कार्मेन भी दुश्मन को बाधित करने के लिए अपना निजी जादू डालने के लिए एलिमेंटलिस्ट का उपयोग कर सकती है। यह कुछ ऐसा था जिसे कार्मेन ने जू फेंग की सलाह के बिना ही स्वयं अपना लिया। तो यह इस तरह है, कार्मेन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे अपना नया सुधार पसंद आ रहा था क्योंकि वह उसी परिदृश्य को फिर से दोहराने की कोशिश कर रही थी, सिवाय इसके कि इस बार 2 एलिमेंटलिस्ट थे। वो भले ही नासमझ हो, लेकिन एक बार सही तरीके से सिखा देने के बाद वो दोबारा मुकाबला करने लायक आसान दुश्मन नहीं थी, जू फेंग ने मन ही मन कहा, और भी ज्यादा आश्वस्त होकर और उसे अपने पक्ष में करने के लिए उत्सुक होकर। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, जेफ को अपनी स्थिति आसान होती गई। जब उन्हें कार्मेन से सहायता मिली तो वे इस भारी बदलाव से आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें काफी धक्का लगा। पहले वह एलिमेंटलिस्ट को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब वह इसे आसानी से कर रही है, जेफ ने सोचा, और एक अन्य लड़खड़ाते हुए रबरले पर अपना युद्ध कुल्हाड़ा घुमाया। आमतौर पर इतने सारे रबुल्स से घिरे होने पर उनमें से किसी एक को मारने में उसे कम से कम 2 से 5 मिनट लगते, लेकिन कार्मेन की बदौलत हर एक को मारने में लगने वाला समय घटकर सिर्फ 1 मिनट रह गया। आखिरकार कार्मेन न केवल एक रबुल्स को मारने के लिए बाधा डाल रही थी, बल्कि उसने अपने द्वारा बुलाए गए दूसरे एलिमेंटलिस्ट के साथ पास के रबुल्स को भी बाधित किया था।
इस तथ्य के अलावा कि जू फेंग ने उसे बार बार मजबूत किया और समय पर उसे ठीक किया, उसे रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं थी और वह अपना पूरा ध्यान आक्रमण पर लगा सकता था। लड़ाई लगभग 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, जू फेंग ने थोड़ी सी गणना के बाद कहा। अगर कोई और बाहरी कारण उन्हें बीच में नहीं रोकता, तो रबुल्स जल्द ही हार मान लेंगे। निश्चित रूप से, इसमें कोई क्लिच या संयोग नहीं था कि अधिक राक्षस हवा से आकर लड़ाई को बाधित कर दें, क्योंकि अंतिम रबरले जेफ के खूनी युद्ध कुल्हाड़ी के नीचे मर गया। ओह, यह अंततः खत्म हो गया। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, कार्मेन थक कर जमीन पर गिर पड़ी, उसका माथा पसीने से भर गया। थोड़ा पानी पी लो, जू फेंग ने प्यार से उसकी तरफ एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। वह भले ही थकी हुई थी, लेकिन जू फेंग उसके तेजी से हो रहे सुधार से पहले ही प्रभावित हो चुका था। उसकी प्रगति ने उनकी इस सोच को पुख्ता कर दिया कि वह निश्चित रूप से छिपी हुई क्षमता से भरी हुई है। आखिरकार, जो कुछ कहा और किया गया, वह यह कि कार्मिन के बारे में यह अफवाह कि वह कुख्यात राक्षसी है, जिसने अनेक विशेषज्ञों की हत्या की थी, केवल तीसरे पक्ष के माध्यम से ही सुनी गई थी। जू फेंग ने स्वयं अपने अतीत में कभी भी राक्षसी के साथ बातचीत नहीं की थी। हालांकि, कार्मिन की लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से देखकर उनके मन में जो थोड़ा बहुत संदेह था, वह दूर हो गया। अगर कार्मिन को आगे भी बेहतर और आगे बढ़ना है, तो ये अफवाहें जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जा सकती। शुक्रिया, कार्मिन ने खुशी खुशी पानी स्वीकार किया और तरोताज़ा होने से पहले एक घूंट पानी पिया। एलिमेंटल कमांड का कई बार इस्तेमाल करने की कोशिश में उसका मन लगभग खाली हो गया था। मेरा प्रदर्शन कैसा था? उसने जू फेंग की ओर मुड़कर पूछा। उसे उम्मीद थी कि वह उसकी युद्ध शैली का मूल्यांकन सुनेगा। आप सच चाहते हैं या आधा सच और आधा झूठ? कार्मिन ने उदासीन भाव से उसे घूरा। इस तरह का जवाब सुनने का सामान्य अर्थ यह होता था कि प्रदर्शन औसत दर्जे का था, और दूसरा पक्ष यह पूछकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था कि क्या वे सच सुनना चाहते हैं या उन्हें धोखा देने के लिए झूठ बोलना चाहते हैं। इतना उदास होकर देखने की जरूरत नहीं है, जू फेंग ने दिलासा दिया। प्रदर्शन ठीक ठाक है, लेकिन अगली बार जरूर बेहतर हो सकता है। इससे पहले कि कार्मिन जवाब दे पाती, जेफ ने अचानक बीच में कहा, यह बहुत कठोर बयान है। लूनर रेत की सहायता के बिना मुझे रबल्स को अलग करने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने में मुश्किल होगी। अपनी चापलूसी अगली बार के लिए बचाकर रखना। जू फेंग ने आंखें घुमाईं और रबुल्ले की लाशों की ओर इशारा किया। जाओ, उन लाशों को इकट्ठा करो और पहले यहां ले आओ। या फिर मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि भाड़े के सिपाही को कैसे पेश आना चाहिए। डांटने में असमर्थ, जेफ ने अनिच्छा से मुड़कर लाशें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि ज्यादातर मेहनत उसी की थी, लेकिन आखिरकार वह एक भाड़े का सिपाही था। यह सब तुच्छ काम करना उसका कर्तव्य और काम था। जेफ को बीच में बोलने से रोकते हुए, जू फेंग ने अपना ध्यान पुनः कार्मिन पर केंद्रित कर लिया। आपको लग सकता है कि मैं सख्ती कर रहा हूं या नुक्स निकाल रहा हूं, लेकिन जरा पहले वाली लड़ाई के बारे में सोचिए। मुझे जेफ को कितनी बार ठीक करना पड़ा? उसने धीरे से पूछा। उसे पूरी प्रक्रिया समझाने के बजाय, वह चाहता था कि वह गंभीरता से सोचे। उसकी क्षमता को देखते हुए, जू फेंग को पूरा यकीन था कि अगर वह खुद इसे समझ ले, तो उसे और भी ज्यादा फायदा होगा। इस बीच, कार्मिन ने अपनी भौहें सिकोड़नी शुरू कर दीं और पहले की लड़ाई को याद करने की कोशिश करने लगी। दोनों एलिमेंटलिस्टों पर मेरा नियंत्रण उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। मैंने जेफ का दबाव कम करने में उसकी मदद की, लेकिन वह पूरी तरह से सही नहीं था, कार्मिन ने मन ही मन सोचा। उन्होंने याद किया कि कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी कुशलता का उपयोग नहीं किया, जिससे कुछ रबुल्स जेफ के पास पहुंच गए और उसे नुकसान पहुंचाया। अगर जू फेंग लगातार पीछे से सपोर्ट न करता, तो जेफ की हालत बहुत खराब होती। वह जीत तो जाता, लेकिन उसकी लगभग पूरी जीत नहीं होती, यहां तक कि उसके पास अभी भी लाशें इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त दमखम होता। ऐसा सोचने के बावजूद, कार्मिन ने अपने होंठ भींचे और जवाब दिया, मैं अभी इस अवधारणा को समझना शुरू कर रही हूं, तो क्या आपकी ग्रेडिंग बहुत कठोर नहीं है, फेंग? क्या मैं किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिखती हूं जो इसे तुरंत समझ सकती है और इसमें महारत हासिल कर सकती है? एक पल के लिए स्तब्ध रह गए जू फेंग, उसकी प्रतिक्रिया से चकित हो गए।
उसने जो जवाब दिया वह कितना अप्रत्याशित था। यदि वह झाओ काई होता तो वह अपना सिर खुजाता, मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसता और कहता कि वह बेहतर करेगा। हालांकि कार्मिन को एहसास हुआ कि वह अनुभवहीन है और उसने तर्क दिया कि उसका प्रदर्शन पहले से ही अच्छा माना जा सकता है। उसने उसे अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं करने दी। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने उसे डांटा नहीं, बल्कि इस तरह की प्रतिक्रिया को मंजूरी दे दी। वह ऐसे लोगों को चाहते थे जिनमें आत्मविश्वास हो और जो अथक रवैया अपना सकें और दूसरों को उन्हें नीचे गिराने से रोक सकें। ठीक है, तुम्हारा प्रदर्शन तुम्हारे वर्तमान कौशल के हिसाब से काफी अच्छा था, जू फेंग शांति से मुस्कुराया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लगातार बेहतर होती रहोगी। आखिरकार, तुम मुझसे फिर से लात नहीं खाना चाहोगी, जो तुम्हें एक उच्च क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में आंकता है ना? उसने उसे चिढ़ाते हुए ढिठाई से कहा। तुम सच में बहुत चतुर इंसान हो, फेंग, कार्मेन ने सपाट लहजे में कहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भविष्य के गिल्ड में शामिल हो जाऊं, लेकिन तुम मेरी तारीफ करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम्हें लोगों की भर्ती इसी तरह करनी चाहिए? जू फेंग ने बस कंधे उचका दिए। साफ शब्दों में कहें तो वह लोगों को नहीं, बल्कि उन प्रतिभाओं को भर्ती करना चाहता था जिन पर उसकी नजर थी। जब वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ थे, तो ढेर सारे लोगों को भर्ती करने का क्या मतलब था? जू फेंग एक अमीर व्यक्ति नहीं था। बेशक वह करोड़पति बन सकता था, लेकिन कड़वी सच्चाई क्या थी, यह सिर्फ वही जानता था। इतना पैसा उस गिल्ड को चलाने के लिए मुश्किल से ही काफी था जिसे वह बनाना चाहता था। इसलिए वह बड़ी कंपनियों की तरह बड़ी संख्या में लोगों पर संसाधन खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके बजाय वह केवल उन प्रतिभाशाली लोगों को ही बहुमूल्य संसाधन आवंटित कर सकते थे जिन्हें उन्होंने चुना था। और अभी तक वह सिर्फ झाओ काई और कार्मिन के लिए ही योजना बना रहा है। वन मैन मीडिया के लिए उसे अभी कुछ और समय चाहिए। उनकी नैतिकता और नैतिक संहिता, कम से कम कहें तो, कष्टदायक थी। काश मैं अमीर पैदा होता। कितना अच्छा होता, जू फेंग ने आखिरकार अपनी घटिया पृष्ठभूमि पर मन ही मन अफसोस जताया। कुछ देर बाद जेफ ने लाशें इकट्ठा करना खत्म कर दिया और जू फेंग ने उन्हें तुरंत अपनी इन्वेंट्री में जमा कर लिया। ये लाशें बाद में जेफ को काम पर रखने के खर्च की भरपाई के लिए बेची जाने वाली थीं। रबल्स इस जंगल में रहने वाले राक्षस का केवल एक हिस्सा हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लापरवाह मत बनो। इसके बाद जेफ ने कार्मिन की ओर मुड़कर चेतावनी दी। कार्मिन ने बस सिर हिलाकर इस बात को छुपाया कि वो चाहती थी कि कुछ राक्षस उन पर घात लगाकर हमला करें ताकि वो अभ्यास कर सके। सच कहूं तो जब वो पहले किसी टीम में थी तो किसी ने भी उसे ठीक से गाइड करने की जहमत नहीं उठाई। वे या तो उसकी लड़ाई से निराश थे या फिर असल दुनिया में उसकी निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह जू फेंग के रवैये को लेकर कुछ हद तक संशय में थी और चाहती थी कि वह उसके भविष्य के संघ में शामिल हो जाए। हालांकि बिना सबूत के संदेह से बहुत कुछ साबित नहीं हो सकता। अगर उसे सचमुच मेरी क्षमता से बहुत उम्मीदें हैं तो वह मुझे सही मार्गदर्शन देने का यह मौका नहीं गंवाएगा, कार्मेन ने मन ही मन सोचा। पहले उसने जोर देकर कहा था कि वह शू फेंग की प्रतिक्रिया को परखने के लिए अपने कौशल में सुधार करना चाहती है। और उसे आश्चर्य हुआ कि शू फेंग ने वास्तव में उसका मार्गदर्शन किया और उसे ईमानदारी से सिखाया। यहां तक कि उनका मूल्यांकन भी आलोचनात्मक और कठोर था। वे उसकी सद्भावना प्राप्त करने के लिए उसकी थोड़ी सी भी प्रशंसा करने को तैयार नहीं थे। अगर उसने थोड़ा भी समझौता किया होता तो जू फेंग कार्मिन को अपने भावी संघ में शामिल होने के लिए और भी आसानी से मना सकता था। फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे अहंकारी होने से रोकने का विकल्प चुना, हालांकि यह कुछ हद तक अनावश्यक था। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि यह सोचे कि वह कुछ टिप्स के बाद विशेषज्ञों से मुकाबला कर सकती है। क्या मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ है? जू फेंग के अचानक सवाल ने उसे विचारों से बाहर निकाल दिया। उसे पता नहीं था कि जब वह समग्र स्थिति का विश्लेषण कर रही थी तो उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं, जबकि उसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से अधिकांश लोग यह समझेंगे कि वह जू फेंग के चेहरे पर कुछ देख रही है। अरे नहीं, कुछ नहीं, कार्मेन ने अपना सिर हिलाया और उसकी नजरों से बचते हुए घूम गई।
उफ, मेरे अंदरूनी विचार तो लगभग उजागर हो ही गए। उसने राहत की सांस ली। उसके विचारों से अनजान, या यूं कहें कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी, जू फेंग ने अब और पूछताछ नहीं की। समय को देखते हुए हमें लगभग 10 मिनट में खतरे वाले क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए, जेफ ने अचानक घोषणा की। नहीं, जू फेंग ने तुरंत मना कर दिया। मुझे लगता है कि हमारा समनकर्ता आयरनहाइड बेहेमोथ से निपटने से पहले लड़ाई का कुछ और अनुभव चाहता है। और मुझे शक है कि तुम भी चाहते हो कि हमारे वहां पहुंचने के बाद लड़ाई आसान हो जाए, है ना जेफ? चुप रहो, जेफ को जू फेंग की बात से सहमत होना पड़ा। सच कहूं तो, एक तो पादरी था और दूसरा अनुभवहीन समनकर्ता। शू फेंग का समर्थन अद्भुत था, उसकी उम्मीदों से बढ़कर। शुरू में उसने सोचा था कि शू फेंग एक घमंडी रईस है जो सिर्फ निचले दर्जे के लोगों के साथ खिलवाड़ करना जानता है, लेकिन वह गलत था। अपने पहले के प्रभावशाली व्यवहार के विपरीत, जू फेंग सहज थे और जब तक कोई उन्हें अपमानित नहीं करता था या उनका विरोध नहीं करता था, तब तक उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इस पहलू से जेफ ने एक बार फिर अपने अति तुच्छ निर्णय पर अफसोस जताया और अपने तौर तरीके सुधारने का निर्णय लिया। मेरी ग्राहक लूनर रेत है, इसलिए यदि वह जंगल में कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लेना चाहती है तो मैं उसकी बात मान लूंगा, जेफ ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा। लेकिन यह मूल आदेश नहीं था, क्योंकि मेरा काम केवल आप सभी को आयरनहाइड बेहेमोथ स्थान तक ले जाना और उसका वध करना है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए यहां प्रशिक्षण लें, तो मुझे शुल्क बढ़ाना होगा। जेफ की नज़रें जू फेंग पर टिकी थीं, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि पैसा उसके पास ही है। उसने सोचा कि वह चतुर है और उसे 2 चांदी के सिक्के या उससे अधिक की छोटी तनख्वाह वापस पाने का मौका मिल गया है। हालांकि जू फेंग की चतुराई की तुलना में जेफ अभी भी थोड़ा पीछे रह गया। शांत और संयमित भाव से जू फेंग ने कहा, हम जंगल में प्रशिक्षण के लिए नहीं रुक रहे हैं, जेफ। आप हमें एस्कॉर्ट करते रहेंगे और यदि रास्ते में हमें राक्षसों का सामना करना पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से आपको हमारे लिए रास्ता साफ करना होगा। इस बीच कार्मेन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जू फेंग ने उसे अपने हाथ से रोक दिया और अपनी योजना के बारे में एक निजी संदेश भेजने लगा। चौंककर कार्मेन ने अभी-अभी मिले नोटिफिकेशन को देखा और जब उसने मैसेज पढ़ना खत्म किया, तो उसने अविश्वास से शू फेंग की तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं कि वह कितना शरारती और कंजूस हो सकता है। यह जानते हुए भी वह एक मधुर मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी और स्पष्ट रूप से चुप रहने तथा उसकी व्यवस्था का पालन करने के लिए सहमत हो गई। बेचारे जेफ को तो यह भी पता नहीं था कि वह किससे मुकाबला करने जा रहा है। क्या आप जू फेंग से पैसे ऐंठना चाहते हैं? जेफ शायद नशे में होगा और उसे ऐसा लगता होगा कि यह संभव भी है। दरअसल अपनी इसी चाल के चलते जू फेंग ने विनम्रता न दिखाने का फैसला किया और चुपके से अपने पास रखे कुछ लालच छोड़ दिए। ये लालच आम खिलाड़ियों और एनपीसी के लिए तब तक पता नहीं चल पाते जब तक कि उनमें ज्यादा मन न हो। और चूंकि जेफ अनजान बना रहा, जू फेंग उसके मन एकाग्रता कचरे के बारे में सकारात्मक था, विशेष रूप से उस मूल्यांकन के साथ जो उसने उसे तब दिया था जब वह रबुल्स से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तुम अभी भी मुझसे पैसे ऐंठने के लिए बहुत छोटे हो, जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जेफ को इस तरह के प्रयास के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब जेफ की आय में वृद्धि करने की प्रारंभिक योजना बुरी तरह विफल हो गई, तो तीनों जंगल की ओर चल पड़े। सामान्यतः यह जंगल ऐसा था जिससे जेफ बहुत परिचित था तथा उसे पता था कि राक्षसों से कब और कहाँ बचना है। एकमात्र चीज जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, वह थी रबुल्स, जिनकी गतिविधियां अप्रत्याशित थीं और वे जब चाहे प्रकट हो जाते थे। आखिर हो क्या रहा है, जेफ ने निराशा से कहा, जब उसने उन पर हमला करने वाले एक और राक्षस को मार गिराया। यह 5वीं बार था जब उन्हें किसी राक्षस ने निशाना बनाया था। मैं कम से कम राक्षसों का सामना करने के लिए निर्धारित रास्ते पर चल रहा हूं, तो फिर मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? जेफ इस स्थिति से अचंभित था। उसे लगा कि रास्ता कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने दूसरा रास्ता लेने की कोशिश की, जिसे उसने आपात स्थिति मान लिया। रास्ता बदलने के बाद भी कहीं से और भी राक्षस प्रकट हो जाते और उनकी क्रूरता चरम पर पहुंच जाती। और इन सभी राक्षसों से मुठभेड़ के दौरान कार्मेन का युद्ध अनुभव बढ़ जाएगा। यह कैसे संभव है?
जेफ गुस्से से चिल्लाया, अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर एक और राक्षस को मार डाला। चारों ओर खून बिखर गया और इससे पहले कि वह ध्यान दे पाता, जेफ के कपड़े खून से लाल हो गए थे। हालांकि उसे अपनी दिखावट की परवाह नहीं थी। उन्हें सबसे अधिक इस बात से परेशानी थी कि कार्मेन को युद्ध का अनुभव प्राप्त हो रहा था, क्योंकि वह मोर्चे पर थे और उन्हें सहायता करने का सारा दबाव झेलना पड़ रहा था, वह भी मुफ्त में। हे, कड़ी मेहनत करते रहो, जेफ। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। इस बीच असली अपराधी जू फेंग सुरक्षित बैकलाइन में मजे से देख रहा था। पादरी होने के अपने फायदे थे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और पीछे की पंक्ति में रहेंगे, और कोई भी आपसे राक्षसों का सीधा सामना करने की उम्मीद नहीं करेगा। जहां तक कार्मेन की बात है, वह जानती थी कि असली अपराधी जू फेंग है, लेकिन चुप रही। अगर वह एलिमेंटल कमांड के इस्तेमाल की अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इस पल का आनंद नहीं ले रही थी, तो यह झूठ होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और थके हुए जेफ को अंततः राहत मिली जब वे रिवरवुड टाउन के चारों ओर के जंगल से बाहर निकले। अंततः हम बाहर आ गए, जेफ ने थका हुआ महसूस करते हुए और कभी कभी जमीन पर गिरते हुए बुदबुदाया। जंगल से गुजरते समय उसे कभी भी इतने सारे राक्षसों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि उनकी विशेषज्ञता और त्वरित प्रतिक्रिया न होती तो कई बार वे युद्ध में मारे जाते। हालांकि थके हुए जेफ के विपरीत, कार्मेन स्वयं जीवंत थी और खुशी से भरी हुई थी, क्योंकि वह जू फेंग के साथ खुशी से बातचीत कर रही थी। जंगल वाकई एक अच्छा सीखने का अनुभव है, फेंग, कार्मेन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। मैं महसूस कर सकती हूं कि एलिमेंटलिस्ट के साथ मेरा जुड़ाव बेहतर हो रहा है और अब मैं शायद ही कभी अपने मंत्रों को भूल पाती हूं। वाह, जू फेंग ने सिर हिलाया। अपने मौजूदा युद्ध अनुभव के साथ तुम आयरनहाइड बेहेमोथ के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हो। ऐसा कहने के बावजूद जू फेंग थोड़ा निराश था कि उसका लालच जल्दी ही खत्म हो गया। यद्यपि वह एक अन्य प्रलोभन का उपयोग कर सकता था, लेकिन जेफ को निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा यदि अब जब वे क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं तो जंगल से और अधिक राक्षस उनके पीछे आ रहे हों। इस प्रकार वह आगे बढ़ने से बच ही सकता था। आखिरकार जेफ अभी भी आने वाले आयरनहाइड बेहेमोथ के खिलाफ मुख्य टैंक और नुकसान पहुंचाने वाला था। जू फेंग उससे कितनी भी उगाही कर सकता था, इसकी एक सीमा थी। यह अफसोस की बात है, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हम इसे फिर से कर सकते हैं, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि उसे मूल खुराक से 2 गुना अधिक लुअर प्रभाव बढ़ाना चाहिए। इस तरह वह जेफ जैसे मुक्त गुलाम की सहायता से कार्मेन को बेहतर बना सकता था। क्या तुमने पर्याप्त आराम कर लिया है? जेफ को लगभग 5 मिनट आराम करने देने के बाद जू फेंग ने पूछा। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए रात होने में समय कम होता जा रहा था। उस समय तक मुश्किलें बहुत बढ़ जातीं, खासकर जब वे खतरे वाले क्षेत्र ब्राइटस्टोन रेविन की ओर बढ़ रहे होते। अन्य खिलाड़ी अभी भी ब्राइटस्टोन रेविन से अनजान थे, लेकिन जू फेंग के लिए नहीं। ब्राइटस्टोन रेविन एक ऐसा क्षेत्र था जो लेवल 15 से 25 के आसपास के खिलाड़ियों के लिए अनुशंसित था। भूभाग के अलावा राक्षस भी कई गुना अधिक कठिन थे। इन्फर्नो तानाशाह को ही लीजिए, जिससे जू फेंग ने झुलसी हुई गुफाओं में लड़ाई लड़ी थी। अगर यह नर्क मोड की कठिनाई नहीं बल्कि आसान मोड की कठिनाई होती तो इन्फर्नो टायरेंट को ब्राइटस्टोन रेविन में एक सामान्य राक्षस माना जाता, हालांकि गुणों के मामले में। आखिरकार इन्फर्नो टायरेंट के कौशल से निपटना बहुत मुश्किल था। यदि ब्राइटस्टोन रेविन में नियमित राक्षस इंसिनेरेट जैसे कौशल का उपयोग कर सकता है, तो खिलाड़ियों को भी सफेद झंडा नीचे फेंककर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। हाँ, अब मैं तैयार हूं, जेफ ने अपनी सहनशक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद कहा। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि कार्मेन और जू फेंग इस समय उन्हें ठीक नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर बाद तीनों खतरे के क्षेत्र ब्रिगस्टोन रेविन के ठीक बाहर पहुंच गए। वाह, माहौल तो सचमुच अलग है, कार्मेन ने अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर लीं। ब्राइटस्टोन खड्ड ऊबड़-खाबड़ और असमान भूभाग वाला था, जिस पर नुकीली चट्टानें और खड़ी चट्टानें हावी थीं। खड्ड में संकरे रास्ते थे, जिससे चलने फिरने की जगह कम मिलती थी और गिरने का खतरा लगातार बना रहता था। भयानक भूभाग के अलावा वहां घना, दमनकारी कोहरा भी था जो लगातार खड्ड को ढक रहा था, जिससे दृश्यता सीमित हो गई थी और एक भयावह वातावरण बन गया था।
हवा में लोहे की धात्विक गंध फैली हुई थी और दूर से आती गड़गड़ाहट की आवाज किसी छिपे हुए जानवर की दहाड़ की तरह खाई में गूंज रही थी। इसे खतरे का क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कार्मेन ने अपना सिर जूफेंग की ओर घुमाते हुए पूछा। वह स्पष्ट रूप से इस शब्द से भ्रमित थी। यह एक खतरे का क्षेत्र है क्योंकि आपको अभी तक प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव के बारे में पता नहीं था, जूफेंग ने शांति से उत्तर दिया। जैसे ही हम ब्राइटस्टोन रेवन में कदम रखेंगे, हमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिलेगा जो हमें प्रतिकूल वातावरण और उसके प्रभाव के बारे में चेतावनी देगा। शत्रुतापूर्ण वातावरण, स्पष्ट रूप से हैरान कार्मेन ने कहा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी शब्दावली के बारे में नहीं सुना था। यह एक ऐसी स्थितिजन्य बीमारी की तरह है जो आमतौर पर कुछ राक्षस खिलाड़ियों पर थोपते हैं, लेकिन यह प्रतिकूल वातावरण एक प्रकार का क्षेत्र प्रभाव है जो इसके संपर्क में आने वाले हर खिलाड़ी को प्रभावित करता है, जूफेंग ने समझाया। MVLE नॉवल बिन पर कहानियां देखें। मैं देख रहा हूं। यह खेल वास्तव में ऐसा माहौल बनाने के लिए बुरा है। कार्मेन ने अपने होठों को थोड़ा सा भींच लिया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि दिव्य दुनिया खिलाड़ियों के प्रति बहुत कठोर थी। यह इलाका पहले से ही यात्रा के लिए कठिन लग रहा था और अब उन्हें प्रतिकूल वातावरण से निपटना था, जिसे नकारने का कोई तरीका नहीं था, जो अविश्वसनीय था। आखिर ऐसा खेल बनाने के लिए किस तरह का बीमार और परपीड़क व्यक्ति होना चाहिए? क्या खेलों को मज़ेदार नहीं होना चाहिए और इस तरह कठिन नहीं होना चाहिए? कार्मेन ने टिप्पणी की। यह बिल्कुल साफ था कि वह खेल के जटिल तंत्र से नाखुश थी। इसके अलावा मरने से बचने के लिए उसे बहुत सी चीजें सीखनी थी। इस बीच जूफेंग चुप रहा क्योंकि उसे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। कार्मेन ने दिव्य दुनिया को एक खेल के रूप में देखा, लेकिन जूफेंग ने इसे कुछ अधिक बड़ा समझा। कार्मेन, इस शत्रुतापूर्ण माहौल को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जूफेंग ने एक विचार सोचकर अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं एक विशेषज्ञ हूं? और एक पादरी होने के नाते आपको जीवित रखना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि जोन में प्रवेश करने के बाद आपको थोड़ी असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे। मैंने ऐसा अनुमान लगाया था। कुछ सोचने के बाद कार्मेन ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे लाइब्रेरियन ग्रिसेल्डा की एक बात याद आई जो उसने उसे पहले तोहफे में दी थी। उसने कहा था कि यह चीज ब्राइटस्टोन रेवन में प्रवेश करते ही उसके तनाव को कुछ कम करने में मदद करेगी। फेंग, इन औषधियों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? कार्मेन ने उन्हें वापस लिया और धीरे से पूछा। औषधि? उलझन में जूफेंग ने औषधि का निरीक्षण किया और तुरंत हैरान रह गया। सहनशक्ति की औषधि? कार्मेन के पास कैसी किस्मत है, वह मन ही मन चिल्लाया। उसे लगने लगा कि कार्मेन ही मुख्य पात्र है और वह तो बस एक सहायक पात्र है। न केवल उसे एक भाग्यशाली मुठभेड़ मिली और उसने EXP पोषण का सेवन किया जिससे उसका स्तर काफी बढ़ गया, बल्कि अब यह पता चला है कि उसे स्टैमिना पोषण भी मिला है। भला कोई ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकता है? आपके पास इनमें से कितनी औषधियां हैं? जूफेंग ने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पूछा। मेरे हाथ में इस समेत 4 और हैं, कार्मेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसे बात उससे छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हालांकि शायद यही वजह थी कि उसे स्टैमिना पोषण की अहमियत का अंदाजा नहीं था। बेशक, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि अभी तक इसके वास्तविक मूल्य को नहीं पहचाना गया, क्योंकि दिव्य विश्व अभी भी अपने प्रारंभिक विकास चरण में था। बड़ी मात्रा में सहनशक्ति की आवश्यकता वाले खिलाड़ी अभी भी दुर्लभ थे, क्योंकि कठिनाई का स्तर अभी इतना अधिक नहीं था। ये सहनशक्ति औषधियां चीजों को आसान बना देंगी, जूफेंग ने टिप्पणी की, तथा उसे संक्षिप्त विवरण दिया कि किस प्रकार यह ब्राइटस्टोन खड्ड में नेविगेट करने में उनके समय और ऊर्जा की बचत करेगी। हालांकि अपनी सूची में सहनशक्ति औषधि के रहस्योद्घाटन के साथ जूफेंग के दिमाग में एक और चिंता प्रकट हुई। स्थिति का जायजा लेने में व्यस्त जेफ पर एक नजर डालते हुए जूफेंग ने कार्मेन से धीरे से कहा, क्या संयोग से आपके पास भी अपनी इन्वेंट्री में कोई अतिरिक्त EXP पोषण है? चूंकि लाइब्रेरियन ग्रिसेल्डा इतनी उदार थी कि उसने उसे 5 स्टैमिना पोषण दिए, इसलिए उसे उचित संदेह था कि कार्मेन को उससे भी अधिक प्राप्त हो सकता है, जितना उसने बताया था। इस बीच कार्मेन ने अचानक अपना सिर झुकाकर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान बिखेरी। शायद तुम इसी की बात कर रहे हो?
उसने एक पारदर्शी फिरोजी रंग की बोतल निकाली और उसे हिलाया। मैंने एक पी ली है और इसे बचाकर रख लिया है, समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसकी जरूरत है या नहीं। लानत है। जू फेंग आश्चर्यचकित थी कि उसके हाथ में वास्तव में एक और EXP पोशन था। यद्यपि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में कार्मिन के भाग्य से ईर्ष्या करता था। आखिर किस प्रकार के लाइब्रेरियन से उसकी मुलाकात हुई जो इतना उदार था? दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन अतीत में कई लाइब्रेरियनों ने उसे धोखा दिया था और ठगा था। इसलिए उसके मन में उनके प्रति गहरी घृणा और द्वेष था। एक गहरी सांस लेते हुए जू फेंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए कार्मिन की तरफ देखा। अरे कार्मिन, मुझे कैसे पता ही नहीं चला कि तुम इतनी खूबसूरत हो। हमें जल्द ही ऑफलाइन मिलना चाहिए। अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो कार्मिन को घिन आती, लेकिन जू फेंग की तरफ से ऐसा कहने पर उसे गुस्सा आया। तारीफ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि वो कितना झूठा है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने कभी भी उसके रूपरंग की परवाह नहीं की, जब तक कि उसके हाथ में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं आ गई। वह ऐसी स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकती थी? हर औरत को अपनी खूबसूरती के लिए तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, और वो भी इसका अपवाद नहीं थी। जिंदगी भर उसे न जाने कितनी तारीफें मिलीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसे शर्मिंदगी और झुंझलाहट महसूस हुई। अगर तुम चाहो तो ले लो, उसने अपने होठों को भींच लिया और उसे EXP पोषण देने के लिए तुरंत एक व्यापार खिड़की खोल दी। सच कहूं तो उसने मदद की पेशकश के लिए पहले से ही उसे देने की योजना बना ली थी। इसके अलावा वह लापरवाही से खेल रही थी, इसलिए उसे जल्दी से लेवल बढ़ाने की परवाह नहीं थी। जैसे ही व्यापार की खिड़की खुली, जू फेंग क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। शुरू में तो वो इसे किसी भी कीमत पर खरीदने की सोच रहा था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि कार्मिन उसे बिना किसी शर्त के सीधे सीधे दे देगी। ट्रेड विंडो पहले ही उसे भेज दी गई थी और कार्मिन ने लेन देन की पुष्टि कर दी थी। इसलिए जब तक वह ट्रेड स्वीकार करता, लेन देन पूरा हो जाता। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? जू फेंग ने संदेह से पूछा। उसे इसे मुफ्त में स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में वह लालच से इसे स्वीकार कर लेता और विरोधी पक्ष की नादानी पर हंसता, लेकिन कार्मिन ही वह थी जिसे वह भर्ती करना चाहता था। अजनबियों का शोषण करने और अपने भावी सदस्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। और उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब कार्मिन ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे यकीन है। जब मैंने शुरू से ही लेवल 6 होने का जिक्र किया था, तो जाहिर है कि तुम्हें इस औषधि की चाहत थी, उसने कहा, इस सच्चाई को उजागर करते हुए कि चेहरे के भाव छिपाने की उसकी क्षमता के बावजूद वह उसके मन के विचारों को बहुत पहले ही समझ चुकी थी। कार्मिन द्वारा उसे EXP पोषण देने के दृढ़ और निर्णायक निर्णय के बाद, साथ ही उसकी इच्छा को उजागर करने के बाद, जू फेंग ने अब विनम्र व्यवहार नहीं किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने व्यापार स्वीकार कर लिया और तुरंत EXP पोषण प्राप्त कर लिया। EXP पोषण प्राप्त करने के बाद जू फेंग कुछ उलझन महसूस कर रहा था। ईश्वरीय संसार में ऐसी उदारता मिलना कठिन है, विशेषकर तब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हों जिससे आपकी संक्षिप्त मुलाकात हुई हो। झाओ काई के प्रति उनकी उदारता अतुलनीय थी, क्योंकि वे उन्हें काफी समय से जानते थे और उन पर इतना भरोसा करते थे कि वे उनके रहस्यों को छिपाते थे। अब मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप मेरे भविष्य के संघ में शामिल हों, जू फेंग ने शांति से कहा और एक बार फिर अपना इरादा व्यक्त किया। मुझे पता है कि तुम मुझमें क्षमता देखते हो, लेकिन मैं इस समय किसी भी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहती, फेंग। कार्मिन ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी और आगे कहा, मुझे गिल्ड द्वारा प्रतिबंधित होना पसंद नहीं है। कई गिल्ड मुझे भर्ती करना चाहते थे, लेकिन उनके प्रतिबंध बहुत ज्यादा थे। ऐसा कहते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनमें से एक संघ सबसे क्रूर था। गिल्ड के प्रतिबंध कठोर थे, जिसके कारण उसे ज्यादा अनौपचारिक टीमों के निमंत्रण को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी दिव्य जगत के बारे में ज्यादा न जानने के कारण अंततः उसे भी बाहर निकाल दिया गया। उस घटना के बाद से वह अकेले ही खेल रही थी, किसी अन्य पार्टी में शामिल होने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, जब तक कि उसका सामना जू फेंग से नहीं हुआ। जेफ उसके दिमाग में शामिल नहीं था क्योंकि वह एक NPC था, खिलाड़ी नहीं। इस बीच
जू फेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही होगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जश्न मना रहा था। तो क्या यह प्रतिबंध था जिसने उसे केवल मेरे भविष्य के संघ में शामिल होने के लिए परेशान और झिझकाया? सबसे पहले जू फेंग ने सोचा कि यह कुछ प्रमुख के बारे में था, जैसे कि एक बड़ी शक्ति द्वारा उसे धमकी देने की सामान्य क्लिच बैक स्टोरी, जिसके कारण उसने उसे कोई परेशानी न देने के लिए उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अगर आप प्रतिबंध को लेकर चिंतित हैं, तो इसे सुलझाना आसान है, जू फेंग ने कार्मिन की बात मानने के लिए तैयार होकर कहा। बेशक, यह केवल कार्मिन जैसी क्षमताओं पर ही लागू होता था, जिन्हें सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचने की गारंटी थी। चौंक कर कार्मिन ने उलझन में जू फेंग को देखा। क्या तुम्हें पता भी है कि गिल्ड के प्रतिबंध क्या थे जब मैंने उन्हें देखा था? जू फेंग ने सिर हिलाया। शायद मुझे पता न हो कि आपने क्या प्रतिबंध देखा है, लेकिन कृपया मुझे उन लोगों में शामिल न करें। यह मेरा अपमान है। उसकी विचित्र टिप्पणी से बेपरवाह, कार्मिन ने आगे कहा, प्रतिबंध यह है कि मैं उनकी अनुमति के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि हम संघ में शामिल होने के बाद उसे छोड़ना चाहते हैं, तो हमें शुल्क देना होगा और एक गोपनीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। शुरुआत में जू फेंग की अभिव्यक्ति कुछ ढीली थी, उन्हें इस प्रतिबंध की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि, उसकी बातें सुनने के बाद, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। आखिरकार, वह ऐसे प्रतिबंध से पूरी तरह परिचित नहीं हो सकता था जिसे एक संघ दिव्य विश्व के प्रारंभिक चरण में होने के बावजूद लागू कर सकता था। रिवर गिल्ड। इन लोगों ने तो पहले ही अपने नुकीले दांत दिखा दिए हैं, जू फेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इसके अलावा भी कुछ ऐसा था जो कार्मिन ने अपने स्पष्टीकरण के संबंध में नहीं बताया। जब तुमने उनके संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने तुम्हें कहाँ मारा था, कार्मिन? उसने कार्मिन को अचंभित करते हुए पूछा। आपको कैसे पता चला कि उन्होंने मुझे मार डाला? कार्मिन ने पूछा, उसकी आंखें आश्चर्य और सदमे से फैल गईं। कम से कम कहें तो यह कोई अच्छा अनुभव नहीं था, इसलिए वह इसे दूसरों को बताना नहीं चाहती थी। फिर भी, उस अनुभव के बाद, अब उसे उन संघों में कोई दिलचस्पी या सद्भावना नहीं रही, खासकर उस संघ में जिसने उसे भर्ती करने की कोशिश की थी। अपने आश्चर्य और अविश्वास के विपरीत, शू फेंग को यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगी। इतनी भयानक पाबंदियों की सूची बनाने के बाद, अगर कार्मिन बिना किसी रोक-टोक के छूट जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यह एक क्रूर तरीका था जिसका उपयोग रिवर गिल्ड अक्सर दूसरों को डराने और उनके खिलाफ जाने पर सजा की चेतावनी देने के लिए करता था। इस बीच, जब कार्मिन ने जू फेंग की चुप्पी देखी, तो वह कड़वाहट से मुस्कुराई और कबूल किया, उन्होंने मुझे मेरे मूल शुरुआती शहर, रेड ईगल टाउन में मार डाला। मेरे मारे जाने के बाद, मैंने उस शहर को छोड़ने का फैसला किया और रिवरवुड टाउन चली गई क्योंकि मैंने गेम फोरम पोस्ट में शहर के बारे में पढ़ा था। हालांकि कार्मिन ने इस मामले को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन जू फेंग अच्छी तरह जानता था कि उसने रिवरवुड टाउन क्यों चुना। यह वही शहर था जहां वह फिलहाल काम कर रहा था, इसलिए अगर रिवर गिल्ड को लगता कि वे यहां कदम रख सकते हैं, तो वे सपने देख रहे होंगे। उनके प्रभाव और समर्थन के कारण, जेंटल विंड को तकनीकी रूप से रिवरवुड टाउन पर नियंत्रण प्राप्त हो गया। इस प्रकार, रिवर गिल्ड का प्रभाव और शक्ति रिवरवुड टाउन में प्रवेश नहीं कर सकी, जिससे कार्मिन को यहां आने के लिए प्रेरित किया गया। ओह, रिवर गिल्ड! आप हमेशा की तरह अनुमान लगाने लायक हैं, लेकिन यह सोचकर कि आपने मुझे इतना स्वागत योग्य उपहार दिया है, यह आश्चर्यजनक है, जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया। किसने सोचा होगा कि उन्होंने रिवर गिल्ड के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाया, और उन्होंने पहले ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी? भविष्य की राक्षसी को मारना? यह तो विनाश की मांग करने जैसा था। भले ही उसे कोई कदम उठाने की जरूरत न हो, राक्षसी के व्यक्तित्व के आधार पर, वह पहले से ही उनसे गहरी दुश्मनी रखती थी, हालांकि बहुत ही गुप्त रूप से। कार्मिन ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, केवल कड़वाहट दिखाई, लेकिन जू फेंग को धिक्कार होगा यदि वह कहे कि वह रिवर गिल्ड से नफरत नहीं करती। तुम निश्चिंत रहो, कार्मिन, जू फेंग ने अचानक एक सौम्य मुस्कान बिखेरी और कहा, रिवर गिल्ड ने मेरे एक प्रिय सदस्य को छुआ है, तो मैं उन्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? मैं आपके साथ आने के लिए कब सहमत हुई? हैरान होकर, कार्मिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अरे,
इसे अस्वीकार न करने का मतलब है कि आप असहमत नहीं हैं। और मैं उन अत्याचारियों जैसा नहीं हूं। मैं आप पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। ऐसा कहने के बावजूद कार्मेन की दुर्दशा उसके लिए एक कड़ी चेतावनी थी। रिवर गिल्ड पहले से ही अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। रेड ईगल टाउन विकास के लिए एक बेहतरीन जगह थी, लेकिन देरसवेर वे बर्बाद हो जाएंगे। रिवर गिल्ड को बिना किसी रुकावट के विकसित होने देने के लिए वह खुद को कोस रहा होगा। जैसे ही जू फेंग को परिस्थितियों की गंभीरता का पता चला, जेफ ने उन्हें बीच में रोक दिया, जो उस क्षेत्र का विश्लेषण कर चुका था। यदि मेरा अनुमान सही है, तो आयरनहाइड बेहमोथ उन गुफाओं के आसपास ही रहता होगा, जेफ ने एक निश्चित दूरी पर स्थित विशिष्ट दांतेदार चट्टानों की ओर इशारा करते हुए बताया। संकेत से ऐसा लग रहा था कि दूरी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वहां तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो फिर हमें आगे बढ़ना शुरू कर देना चाहिए, कार्मेन ने बाद में कहा, स्पष्ट रूप से चर्चा का विषय बदलने की कोशिश करते हुए। यह याद करना अप्रिय था कि उसकी पहली मौत खिलाड़ियों के कारण हुई थी, विशेष रूप से एक निश्चित गिल्ड के खिलाड़ियों के कारण। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसे अभी भी उनके अहंकारी लहजे और उनके द्वारा कहे गए वे बयान अच्छी तरह याद हैं, जो उसने उन कठोर प्रतिबंधों के बावजूद शामिल होने से इनकार कर दिया था। एक बार उसे मार देना पर्याप्त नहीं था, उन्होंने दूसरों को भी उसे अलग थलग करने के लिए मजबूर किया। बाद में जिस टीम में वह शामिल हुई, उससे उसे बाहर निकाल दिए जाने का एक कारण रिवर गिल्ड की धमकी भी थी। यद्यपि उसके भयानक युद्ध ने इसमें भूमिका निभाई, लेकिन मुख्य कारक तो खतरा ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह खबर सुनने के बाद हर कोई उससे परिचित होने से डरने लगा था, इसलिए उसने रिवरवुड टाउन में जाने का फैसला किया, जहां रिवर गिल्ड की उपस्थिति न के बराबर थी। अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जू फेंग ने अचानक बिना कोई रुख बदले कार्मेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वह समझ सकता था कि कार्मेन को थोड़ी चिंता थी कि कहीं वह उससे दूर न हो जाए, लेकिन वह इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकती थी। उससे दूरी बनाने के बजाय जू फेंग उसके और भी करीब आना चाहता था। पहले के ज़माने में रिवर गिल्ड ने कभी कार्मेन को नाराज नहीं किया था, इसलिए उसने कभी उन पर निशाना नहीं साधा, जब तक कि कुछ नासमझ मूर्खों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश न की हो। हालांकि इस समय रेखा में रिवर गिल्ड ने कार्मेन को बुरी तरह से अपमानित किया, उन सभी लोगों में से जिन्हें वे चुन सकते थे। इससे उनके भविष्य के गिल्ड में कार्मेन को शामिल करने के उनके लक्ष्य को और भी मजबूती मिली। यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कार्मेन की उदारता के कारण जू फेंग अंततः वह काम कर सका, जिसे वह विद्रोही मिशन स्वीकार करने के बाद से ही करने का प्रयास कर रहा था। पहले मुझे यह एक्सपी पोशन पीने दो, उसने कार्मेन को आश्वस्त करते हुए समझाया कि यह उनकी पिछली बातचीत से संबंधित नहीं है। सिर हिलाते हुए कार्मेन ने जेफ से अस्थायी रूप से आसपास की सुरक्षा करने को कहा। उफ, और समय बर्बाद हो गया, जेफ ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा और सुरक्षा की मुद्रा में आ गया। मुझे लगता है कि मैं अपनी एलिमेंटल कमांड को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी, कार्मेन ने मन ही मन सोचा और शू फेंग पर एक नज़र डाली, जो अब एक कोने में ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब यह सब हो रहा था, जू फेंग ने बोतल खोली और औषधि का एक एक अंश पीना शुरू कर दिया। सिस्टम, आपने ईएक्सपी पोशन का सेवन कर लिया है। जैसे ही उन्होंने इसका सेवन किया, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ, जिसके बाद अनुभव अंकों में वृद्धि होने लगी। उनके अनुभव अंक, जो कि बहुत कम थे, जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगे और पलक झपकते ही जू फेंग का स्तर 5 तक पहुंच गया। हालांकि स्तर 6 तक पहुंचने पर भी उसके अनुभव अंक बढ़ना बंद नहीं हुए, बल्कि स्तर 6 पर ही रुके। खिलाड़ी का नाम लिन फेंग। वर्ग पादरी। स्तर 6। अनुभव अंक 2,800,000/5,000,000। गुण शक्ति 18, चपलता 20, सहनशक्ति 19, बुद्धि 35, जीवन शक्ति 25। निःशुल्क विशेषता अंक 15। गुणों में स्पष्ट वृद्धि के अलावा जू फेंग को अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ, मानो उस पर पड़ने वाला अदृश्य दबाव कम हो गया हो। स्वाभाविक रूप से वह इसके पीछे का कारण समझ गया, लेकिन यह चिंता का विषय किसी और समय के लिए था। बल्कि अब वह काम कर सकता था जो लंबे समय से टल रहा था। मैं आखिरकार इन रैग्ड स्क्रॉल्स को सक्रिय कर सकता हूं।
अपनी सूची पर एक नज़र डालते हुए जू फेंग ने 3 रैग्ड स्क्रॉल निकाले। टियर 1 स्क्रॉल, शैडोक्राफ्ट स्क्रॉल, और टियर 2 स्क्रॉल, निषिद्ध कला स्क्रॉल और दिव्य आशीर्वाद स्क्रॉल। ये 3 रैग्ड स्क्रॉल उसने विद्रोही के लिए सहायता के रूप में लिए थे, लेकिन वह उनका उपयोग करने में असमर्थ था, क्योंकि स्तर की आवश्यकता 5 थी। यही वजह थी कि उस समय वह इस डिबफ से बेहद निराश था। यह एहसास वैसा ही था जैसे आपके सामने स्वादिष्ट खाने की थाली रखी हो, लेकिन आपको उसे खाने की मनाही हो। कुछ देर बाद जू फेंग ने एक साथ सभी रैग्ड स्क्रॉल सक्रिय कर दिए। जैसे ही ऐसा हुआ, 3 सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुए जो उसे सीखे गए कौशलों की जानकारी दे रहे थे। सीखे गए कौशल। शैडोक्राफ्ट, टियर 1 स्क्रॉल। कौशल का नाम छाया घूंघट। विवरण: यह उपयोगकर्ता को छाया में घेर लेता है, जिससे 10 सेकंड के लिए बचाव और गति 20% बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त दुश्मनों के लिए उपयोगकर्ता का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कूल डाउन 60 सेकंड। निषिद्ध कलाएं, टियर 2 स्क्रॉल। कौशल का नाम डार्क पैक्ट। विवरण: उपयोगकर्ता के वर्तमान स्वास्थ्य का 10% बलिदान करके एक शक्तिशाली छाया प्राणी को बुलाया जाता है जो उपयोगकर्ता के साथ लड़ता है। इस छाया प्राणी में उपयोगकर्ता की आक्रमण शक्ति का 150% और उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य का 100% होता है। कूल डाउन 180 सेकंड। दिव्य आशीर्वाद, टियर 2 स्क्रॉल। कौशल का नाम स्वर्ग की कृपा। वर्णन: एक दिव्य प्रकाश को बुलाता है जो 10 मीटर के दायरे में सभी सहयोगियों को उनके अधिकतम स्वास्थ्य के 30% तक ठीक करता है और 20 सेकंड के लिए उनकी रक्षा को 15% तक बढ़ाता है। कूल डाउन 120 सेकंड। तीनों कौशलों को देखते हुए जू फेंग अपने अच्छे भाग्य से संतुष्ट था कि उसने कुछ उपयोगी कौशल सीखे और कुछ बुरे नहीं। आखिरकार रैग्ड स्क्रॉल में श्रेणी के यादृच्छिक कौशल शामिल थे, लेकिन यही कारण नहीं था कि रैग्ड स्क्रॉल महत्वपूर्ण है। सिस्टम ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन शू फेंग को अब से उसी श्रेणी में समान कौशल सीखने और समझने की रुचि थी। लेकिन यह तो मेरे पावर अप की शुरुआत मात्र है। जू फेंग ने मन ही मन हंसते हुए अपना कौशल वृक्ष खोला और मूल काले कौशल स्लॉट को ग्रे रंग में बदलते हुए देखा, जिसका अर्थ था कि यह अनलॉक होने के योग्य था। M_LE नॉवल बिन पर रोमांच खोजें। बिना किसी हिचकिचाहट के जू फेंग ने पुनर्जीवित कौशल को अनलॉक करने का विकल्प चुना। कौशल का नाम पुनर्जीवित करना। वर्णन: किसी सहयोगी को उसके अधिकतम स्वास्थ्य के 50% के साथ पुनर्जीवित करता है। कूल डाउन 300 सेकंड। हालांकि यह बात यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शू फेंग को एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सिस्टम: आपके पात्र में बपतिस्मा प्रभाव है। क्या आप अपने अपग्रेड स्लॉट में से किसी एक का उपयोग करके पुनर्जीवित को उसके बेहतर संस्करण दिव्य पुनरुत्थान तक बढ़ाना चाहेंगे? दिव्य पुनरुत्थान किसी सहयोगी को उसके अधिकतम स्वास्थ्य के 100% के साथ पुनर्जीवित करता है या अधिकतम स्वास्थ्य के 50% के साथ आत्म पुनरुत्थान की अनुमति देता है। कूल डाउन 300 सेकंड। जब जू फेंग ने सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ा जिसमें पूछा गया था कि क्या वह अपने अपग्रेड स्लॉट में से किसी एक का उपयोग करके रिवाइव कौशल को बढ़ाना चाहता है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। पवित्र अभयारण्य में प्राप्त बपतिस्मा ने उसे 3 उन्नयन स्लॉट दिए, इसलिए यह बहुत मूल्यवान था। यह जानते हुए भी जू फेंग को दिव्य पुनरुत्थान के लिए इसे बढ़ाने का कोई अफसोस नहीं था। जैसे ही जू फेंग ने इसे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जू फेंग को आधिकारिक तौर पर समान कार्यों के साथ 2 अलग अलग प्रकार के कौशल प्राप्त हुए। सामान्य पुनर्जीवन के अलावा उसके पास दिव्य पुनरुत्थान भी था, जिससे वह समाज के लिए खतरा बन गया। एक उपचारक आमतौर पर हर 300 सेकंड में केवल एक बार पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन जू फेंग अब 2 खिलाड़ियों को पुनर्जीवित कर सकता है, जिसमें वह खुद भी शामिल है, अगर वह किसी तरह मारा गया हो। कोई उसकी अपार शक्ति पर कैसे लार न टपकाए, जो उसे धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं लगती थी। मैं आखिरकार थोड़ा और दिखावा कर सकता हूं। जू फेंग समग्र परिणाम से संतुष्ट था। हालांकि उसके पास अभी भी पवित्र अग्नि के अलावा कोई और जबरदस्त आक्रामक मंत्र नहीं था, फिर भी उसके लिए अस्थायी रूप से यह काफी था।
जब उसके पास अभी भी गोला बारूद बचा हुआ था तो वह लड़ाई करने की मूर्खता नहीं कर रहा था। कोई मूर्ख ही हारने वाली लड़ाई लड़ने का चुनाव करेगा। जब तक वह तैयार न हो जाए वह पर्दे के पीछे छुपकर अपनी योजनाएं बनाता रहेगा। फेंग, क्या तुम्हारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है? कार्मेन ने अचानक पूछा। वह उसकी हरकतों से उलझन में लग रही थी। मूलतः उसने अपने एलिमेंटल कमांड का अभ्यास करने में काफी समय बिताया था, लेकिन उसका मन बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया। कोई विकल्प न होने के कारण वह धीरे धीरे ही अपनी मानसिकता को पुनः प्राप्त कर सकती थी, लेकिन 15 मिनट से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जू फेंग अभी भी तैयार नहीं दिख रही थी। इसलिए उसने यह पूछने का निर्णय लिया कि क्या वह किसी बात से परेशान है। मेरी गलती, मैं लेवल 6 तक पहुंचने के लिए कुछ नए कौशल चुनने में व्यस्त था, जू फेंग ने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा। वह समय के बारे में भूल गया था। क्या ऐसा है? इस विषय पर और ज्यादा पूछताछ न करते हुए उसने आगे कहा, तो क्या हम इस बार ब्राइटस्टोन रेवन में प्रवेश कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, जू फेंग ने जवाब दिया। इस बीच जेफ, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सदी से इंतजार कर रहा था, यह सुनकर तुरंत उत्साहित हो गया कि वे अंततः कोई कदम उठा सकते हैं। वाह, वहां का रास्ता साफ है और मैंने कई बार इसकी जांच की है। हम उसी रास्ते से चलकर खतरनाक इलाके से होते हुए आयरनहाइड बेहेमोथ के आवास तक पहुंच सकते हैं, जेफ ने उत्साह से कहा। कुछ समय बाद तीनों ने अपनी यात्रा पुनः शुरू की, जिसमें जेफ अग्रणी रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और वह बीच बीच में एक पल के लिए रुककर आसपास के माहौल को भाप लेता था। जंगल में हुई इस कठिन परीक्षा के बाद जेफ पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गया था और साफ तौर पर राक्षसों से घिरा रहना नहीं चाहता था। जंगल के राक्षसों की तुलना में यहां खतरा ज्यादा गंभीर था। अगर जेफ खुद को यहां के राक्षसों से घिरने या चारों तरफ से घेरने देता तो वह मंदबुद्धि हो जाता। मेरे पीछे सावधानी से आना याद रखना, जेफ ने उनकी ओर मुड़कर कड़ी चेतावनी दी। यदि आप सावधान नहीं रहे तो यहाँ के राक्षस 5 चालों में आप दोनों को आसानी से मार सकते हैं। निश्चिंत रहो, जेफ। हम सावधान रहेंगे, कार्मेन ने धीमे स्वर में जवाब दिया। ब्राइटस्टोन रेवन में कदम रखने के बाद से ही उसे लग रहा था कि यहाँ का प्रतिकूल वातावरण उसके खिलाफ जा रहा है। उसकी गति, प्रतिक्रिया, सहनशक्ति और मन सभी प्रभावित हो रहे हैं तथा कमी का प्रतिशत 15% तक जा रहा है। शुक्र है कि जू फेंग ने उसे पहले ही सहनशक्ति औषधि लेने के लिए कह दिया था, अन्यथा उसके लिए आगे चलना भी मुश्किल हो जाता। हालांकि उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जू फेंग और जेफ दोनों ने ही औषधि का सेवन नहीं किया, जबकि उसने उसे मुफ्त में देने की पेशकश की थी। जेफ के मामले में उन्होंने कहा कि वह अपने कौशल के बल पर इसका प्रतिरोध करने में सक्षम है। जहां तक जू फेंग का सवाल है, उन्होंने बस इतना कहा कि वह बोझ बने बिना खुद को संभाल सकते हैं। आखिर वो इतना जिद्दी क्यों है? कार्मेन मन ही मन सोच रही थी। उसे लग रहा था कि जू फेंग बस दिखावा कर रहा है, पर अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है। बीच बीच में वो चुपके से उस पर नजर डाल लेती, यह देखने की कोशिश करती कि वो ठीक तो है। तुम मुझ पर ध्यान देना बंद कर सकती हो, कार्मेन, जू फेंग ने अंततः कहा, उसकी लगातार घूरती निगाहों को अनदेखा करने में असमर्थ। तुम्हारे EXP पोषण की बदौलत मेरा लेवल बढ़ गया है, इसलिए मैं दबाव झेल सकता हूं। दूसरी ओर, तुम प्रतिकूल वातावरण के आदी नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि बाकी 4 को अपने लिए बचा लो, उसने आगे कहा। लेकिन इससे पहले कि कार्मेन अपनी बात आगे बढ़ा पाती, जेफ घबरा गया और सतर्क हो गया। उसने जल्दी से अपना कदम किनारे हटा लिया और अपनी कुल्हाड़ी कार्मेन की दिशा में घुमा दी। इसके साथ ही जू फेंग ने भी कार्मेन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने शैडो व्हील को सक्रिय किया, जिससे वे दोनों एक आने वाले राक्षस से बचने के लिए दूर चले गए। धमाका! जू फेंग के वहां से चले जाने के तुरंत बाद उनकी मूल स्थिति में जोरदार विनाश हुआ और जेफ को एक राक्षस के बड़े पंजे का प्रतिरोध करते देखा जा सकता था। वह राक्षस कहां से आया? आखिरकार संभलते हुए कार्मेन ने अविश्वास से पूछा। उसकी नजरें उस बड़े गड्ढे पर टिकी थीं जहां वह पहले खड़ी थी। यदि जेफ और जू फेंग की समय पर सहायता न होती, तो उसे डर था कि वह कुचलकर मर जाएगी। फिर जाल! जैसे ही उसने राक्षस की तरफ देखा,
उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह जानवर एक विशालकाय चील जैसा जीव था, जिसके पंख 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे और धातु के पंखों से ढके थे जो धुंधली रोशनी में अशुभ रूप से चमक रहे थे। इसके पंजे मानव के समान बड़े थे, जो आसानी से हड्डियों को कुचलने में सक्षम थे, तथा इसकी आंखें खतरनाक लाल रंग की चमकती थीं, जो इसके निरंतर आक्रामकता को दर्शाती थीं। इसकी तीखी और हुकदार चोंच सबसे कठोर कवच को भी फाड़ने में सक्षम थी। कुछ ही देर बाद उस जीव की चीख खड्ड में गूंज उठी, एक ऐसी हड्डियां कंपा देने वाली आवाज जिसने जेफ को विचलित करने का प्रयास करते समय लोगों को सिहरन पैदा कर दी। जेफ अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कार्मेन ने अचानक कहा। वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि जेफ वास्तव में पहली बार टकराव में हार रहा था। इस बीच जू फेंग शांत रहे, उन्हें स्थिति से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जेफ का अपनी जमीन खोना चिंताजनक नहीं है। आखिरकार वह राक्षस एक स्काईरेजर हार्बिंगर है। उसके गुण हम सबकी कुल खूबियों से कहीं ज्यादा हैं, उन्होंने लड़ाई का विश्लेषण करते हुए कहा। स्काईरेजर हार्बिंजर एक दुर्जेय हवाई शिकारी था जो अपनी विनाशकारी शक्ति और क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था। अपनी विनाशकारी शक्ति के बावजूद वे अपनी आक्रामकता के लिए नहीं जाने जाते थे, जो जू फेंग के लिए मुख्य चिंता का विषय था। उन्होंने स्काईरेजर हार्बिंजर को उकसाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसने घात लगाकर हमला करने का निर्णय लिया और पहले ही हमले में उन्हें मार डालने का प्रयास किया। वे जिस गंभीर स्थिति में थे उसे समझने के लिए स्काईरेजर हार्बिंजर 29 स्तर का था, जो कि आयरनहाइड बेहेमोथ से भी अधिक खतरनाक था, जिसे वे मारना चाहते थे। इसके अतिरिक्त यह राक्षस हवाई प्रकार का था, जिसका अर्थ था कि पर्याप्त तैयारी और शक्ति के बिना उनसे निपटना लगभग असंभव था। मेरे एलिमेंटलिस्ट जेफ की सहायता के लिए उसके करीब नहीं आ सकते, कार्मेन ने अचानक अपने होठों को धीरे से काटते हुए कहा। कुछ ही देर बाद जब वह अपने संयम में आई, तो उसने जेफ पर पड़ रहे दबाव को कम करना चाहा। हालांकि स्काईरेजर हार्बिंजर को केवल अपने पंख फड़फड़ाने की जरूरत थी, जिससे भयंकर अशांति पैदा हो गई और उसके एलिमेंटलिस्टों को मार गिराया गया। केवल जेफ ही दबाव को झेलने में सक्षम था, लेकिन जिस तरह से उसका पैर जमीन पर जोर से दबा था, उससे पता चला कि इसके लिए जबरदस्त ताकत की आवश्यकता थी। यह तो बस कोई बड़ा ईगल जानवर है, जेफ ने व्यंग्य करते हुए अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और स्काईरेजर हार्बिंजर के सामने डटा रहा। जैसे ही उस जीव का विशाल पंजा जमीन पर गिरा, उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, जिससे जमीन में एक शॉकवेव फैल गई। हालांकि जेफ ने एक जोरदार ऊपर की ओर झटके से हमले को रोक दिया, लेकिन वार की ताकत से उसकी बाहें कंपन से भर गईं। धातु और स्टील के टकराने से चिंगारियां निकलीं और उसकी आवाज खड्ड में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद हार्बिंजर ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली, अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और हवा के ऐसे झोंके पैदा किए कि जेफ का संतुलन लगभग बिगड़ गया। दृढ़ निश्चय के साथ वह एक ओर लुढ़क गया और उस प्राणी के पंजों के एक और विनाशकारी प्रहार से बाल बाल बच गया। ये लो, जेफ ने जवाबी हमला करते हुए कहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उसके पैर पर घुमाई, धार धातु के पंखों से टकराकर एक हल्का सा घाव कर गई। हार्बिंजर की रक्षात्मक संरचना को भेदना मुश्किल था और जेफ के लिए उस पर जोरदार प्रहार करना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान उसने अचानक देखा कि कोई युद्ध के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पीछे हटो, जेफ ने कार्मेन पर चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज अफरातफरी में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह कोई मजाक नहीं है। कार्मेन के चेहरे पर झिझक थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या करे। MVLNovelBin.net पर छिपी कहानियां खोजें। वह पास जाना चाहती थी ताकि बुलाने पर उसका एलिमेंटलिस्ट तेजी से उड़ न जाए। निराश होकर वह जू फेंग की ओर मुड़ी, जो पूरे समय चुप रहा था। क्या आप जेफ का समर्थन नहीं करेंगे? उसने पूछा। स्थिति के प्रति उसकी मौन प्रतिक्रिया से वह भ्रमित प्रतीत हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसका समर्थन नहीं करना चाहता, लेकिन असल में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जू फेंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसे हार्बिंजर से मुकाबला करने की उम्मीद नहीं थी और न ही उसे कमजोर करने वाली कोई सामग्री तैयार करने की। पर्याप्त तैयारी के बिना इस समय जेफ की सहायता करने का प्रयास करने से जेफ को नुकसान होगा। तो क्या सचमुच हम कुछ नहीं कर सकते? कार्मेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपना ध्यान जेफ और स्काईरेजर हार्बिंजर के बीच चल रहे भीषण युद्ध पर केंद्रित कर लिया।
हालांकि दोनों पक्षों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन कार्मिन को पता चल गया कि जेफ को वास्तव में काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। बस कुछ बुनियादी सामान्य ज्ञान से कोई भी यह अंतर बता सकता है कि जेफ ने जंगल में रबल्स और अन्य राक्षसों का सामना कैसे किया, जबकि वर्तमान हार्बिंजर ने ऐसा किया। ठीक इसी समय हार्बिंजर ने अचानक जेफ को दूर फेंक दिया और खुद हवा में उछल गया और अपने शिकार पर नजर गड़ाए गिद्ध की तरह ऊपर चक्कर लगाने लगा। जैसे ही जेफ ने ऊपर देखने के लिए अपनी ठुड्डी उठाई, उसे अचानक उसका इरादा समझ आ गया। हार्बिंजर की नजर उस पर नहीं, बल्कि कहीं और थी। वह जल्दी से कार्मिन की ओर मुड़ा और चिल्लाया, वहां से दूर हो जाओ। अफसोस, चेतावनी थोड़ी देर से आई, क्योंकि हार्बिंजर अविश्वसनीय गति से नीचे आया और अपनी धारदार चोंच से कार्मिन पर निशाना साधा। खतरे को भांपते हुए कार्मिन ने तुरंत अपने एलिमेंटलिस्ट्स को बुलाया ताकि हमले को रोककर खुद को तैयार कर सके। हवा का दबाव उसकी ओर था और कार्मिन को प्रतिरोध करने की कोशिश के बावजूद अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। क्लैंक। धातु की भयंकर खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी, लेकिन कार्मिन ने अपनी आंखें बंद रखते हुए महसूस किया कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या एलिमेंटलिस्टों ने हमले को विफल कर दिया? उलझन में उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी पीठ उसकी ओर है। एफ फेंग, उसने हकलाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी कि यह जू फेंग था जिसने हमले को विफल कर दिया था। चूंकि वह जानती थी कि वह एक मरहम लगाने वाला है, उसे पूरा यकीन था कि उसकी सुरक्षा उससे भी कम होगी। आखिरकार, मरहम लगाने वाले हमेशा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाई में वे कितने कमजोर होते हैं। हालांकि, यह अवधारणा तब ध्वस्त हो गई जब उसने एक अविश्वसनीय घटना देखी। जू फेंग ने न केवल हार्बिनर के हमले को विफल कर दिया, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी पूर्ण हो गया। जहां कार्मिन जू फेंग के कार्यों से आश्चर्यचकित थी, वहीं जेफ उसकी क्षमता से भयभीत था। ये लगातार क्रियाएं। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? जेफ ने चुपचाप सोचा। जब उसने देखा कि हार्बिनर का लक्ष्य कार्मिन था, तो उनके बीच की दूरी को देखते हुए उसने पहले ही सबसे बुरा सोच लिया था। फिर भी उस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने देखा कि जू फेंग ने एक छाया प्राणी को बुलाया जो हार्बिंगर का सामना करने में सक्षम था। हालांकि कुछ सेकंड बाद भी छाया प्राणी कुछ हद तक अभिभूत था। उसने देखा कि जू फेंग ने किसी प्रकार का दिव्य प्रकाश डाला, छाया प्राणी को ठीक किया और उसे हार्बिंगर के भयंकर हमले का लगातार सामना करने में सक्षम बनाया जब तक कि उसकी गति समाप्त नहीं हो गई। जेफ ने बस इतना ही देखा, लेकिन अगर उसे अंदाजा लगाना होता तो उसे यकीन था कि जू फेंग की हरकत के उन पलों में और भी बहुत कुछ हुआ होगा। वरना हार्बिंजर के चोंच के हमले का सामना करना भी बेहद मुश्किल होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कुलीन है, ऐसी कुशलता शहर में नहीं मिल सकती, जेफ ने निष्कर्ष निकाला। इस बीच जू फेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि जेफ ने उसके बारे में क्या सोचा था, क्योंकि उसने छाया प्राणी को जवाबी हमला करने का आदेश दिया था। उन्होंने छाया प्राणी पर अनेक बफर्स डाले, जिससे वह अस्थायी रूप से हार्बिंजर के साथ सीधे लड़ने में सक्षम हो गया। कुछ ही देर बाद उसने अपना ध्यान कार्मिन की ओर मोड़ा और पूछा, क्या तुम ठीक हो?